अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कितनी तरह के प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और इससे पहले हम थोड़ा सा प्रोटीन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और दे आर पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं। पॉलीमेरिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक बेसिक यूनिट होता है जिसे मोनोमर कहते हैं, वो बार बार रिपीट होता है। और प्रोटीन के केस में वो बेसिक यूनिट अमीनो एसिड है। प्रोटीन में 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और प्रोटीन के अंदर ये जो अमीनो एसिड हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय अ बाउंड। दैट केमिकल बाउंड इज कॉल्ड कोवलेंट बाउंड। और इस बाउंड को पेप्टाइड बाउंड कहते हैं। कोवलेंट बाउंड ऐसे बाउंड को कहते हैं जो दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। सो प्रोटीन के अंदर जब ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो दे फॉर्म अ चेन स्ट्रक्चर एंड दैट चेन इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसकी वजह ये है कि इनमें डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट है वो हर चेन में दूसरी चेन से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर आपको ढेरों वैरायटीज़ नज़र आती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेंज होने की वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं और अल्टीमेटली उनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन दैट इज़ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के दरमियान में कार्बन होती है। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ आर है। आर जब वो वेरिएबल होता है ये चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स के नाम चेंज हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, उनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। आर अल्काइल को कहते हैं और ये यानी कि ये तब्दील होता रहता है। और H यानी हाइड्रोजन। तो दिस सेंट्रल कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऐसी कार्बन को कहते हैं जो चार डिफरेंट तरह के एटम के साथ अटैच होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड बाउंड। हाउ द पेप्टाइड बाउंड इज फॉर्म। तो पेप्टाइड बाउंड हमेशा तब बनता है जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप एक दूसरे के करीब आते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सल और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और अल्टीमेटली दिस बाउंड विच इज़ कॉल्ड द पेप्टाइड बाउंड C डबल बॉन्ड O N। तो ये बाउंड जो है वो पेप्टाइड बाउंड कहलाता है। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स में मौजूद होती है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है एंड क्वाटर्नरी है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड एक सीधी चेन की फॉर्म में अरेंज होती हैं, सिंपल सीक्वेंस में होती हैं और ये एक सिंपल सी चेन होती है और इनके दरमियान जो बाउंड है दैट इज़ द पेप्टाइड बाउंड, जो कि मैं अब पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे ये बाउंड बनता है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हर अमीनो एसिड यानी हर मेंबर उसको रेजिड्यू कहते हैं या मॉइटी कहते हैं। और इस चेन के दो एंड होते हैं, एक एंड को कहते हैं एन टर्मिनल और एक को कहते हैं सी टर्मिनल। तो जहाँ से चेन स्टार्ट होती है वहाँ से पहले अमीनो एसिड्स को वन नॉट यानी कि पहला अमीनो एसिड कंसीडर होता है। देन उसके बाद उसकी काउंटिंग की जाती है कि कितने अमीनो एसिड उस चेन में मौजूद हैं। तो जैसे पहले बताया कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के दो एंड्स होते हैं। वन एंड इज़ कॉल्ड द सी एंड अदर इज़ कॉल्ड द एन। तो सी एंड जो है वो अमीनो एसिड का वो एंड होता है जहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है अमीनो एसिड का और जो कि पेप्टाइड बाउंड नहीं बना रहा यानी कि फ्री है वो। और एंड टर्मिनस ऐसे एंड को कहते हैं जहाँ पर जो अमाइन ग्रुप है अमीनो एसिड का वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहा, वो फ्रीली प्रेजेंट है, वो अनबाउंड है। तो इस तरह जितनी भी नेचर में प्रोटीन्स होते हैं उनके दो एंड होते हैं। वन इज कॉल्ड द एन टर्मिनस, अनदर इज कॉल्ड द सी टर्मिनस या टर्मिनल, आप दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि एक स्टेट चेन है। इसमें अमीनो एसिड स्टेट फॉर्म में एक लीनियर सीक्वेंस में एक सीधी चेन की फॉर्म में अटैच है और इनके दरमियान का जो बाउंड है दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बाउंड। तो अमीनो एसिड के जो नेम हैं वो फुली नहीं लिखे जाते, वो एब्रीविएशंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर
GLY ग्लाइसिन का है, PRO प्रोलिन का है, थ्रियोनिन का है, इस तरह ये ग्लूसिन का है, सीरीन का है, सिस्टीन है, और लाइसिन है, सिस्टीन है, लूसीन है। इस तरह डिफरेंट एब्रीविएशन है। आप इनमें से एक दो के नाम याद कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की अहमियत। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और उनकी अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाए या चेंज हो जाए, एक सिंगल अमीनो एसिड भी अगर अपनी पोजीशन पे ना हो, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है, और चेन के डिस्टर्ब होने से डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो जाती हैं। जेनेटिक डिजीज़ यानी कि बहुत सी बीमारियाँ, विरासती बीमारियाँ हो जाती हैं, और इन तब्दीलियों की वजह से, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तब्दीलियों की वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, वो इम्प्रॉपर हो जाती है। प्रॉपर तो वो फोल्ड नहीं हो पाएगी, और प्रोटीन या तो अपना फंक्शन फुली लॉस कर देगी, या फिर उसके फंक्शन में प्रॉब्लम इम्पेयरमेंट्स आ जाती है। इम्पेयरमेंट्स का मतलब है कि वो अनएबल टू डू नॉर्मल फंक्शन, वो एबनॉर्मल टाइप की हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो नॉर्मली बाइकनकेव होते हैं। डिस्क शेप के आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में। तो जो कि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो जब ये डिज़ीज़ हो जाती है, इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल शेप के हो जाते हैं, ग्रांति के शेप के हो जाते हैं। नॉर्मली हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ए होता है, और जब हीमोग्लोबिन में तब्दीली आ जाती है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। उसमें जस्ट एक अमीनो एसिड की तब्दीली की वजह से पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाती है। वो HbA से HbS बन जाती है, यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। और वो अमीनो एसिड जो तब्दील होता है दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो इस चेंज हो जाता है, उसकी जगह वेलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड में। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सिंगल अमीनो एसिड की तब्दीली से पूरा का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो ख़त्म हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होते हैं। रेड ब्लड सेल की खासियत होती है, अगर इनकी शेप ज़रा सी भी तब्दील हो जाए तो ये अनेबल टू डू देयर फंक्शन, तो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन की जो बेस की प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें डिफेक्ट हुआ तो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में डेफिनेटली एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। एनी चेंज इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं किसी भी किस्म की तब्दीली जो है जो नेचर से हटके हो, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन जो है का सेकेंड लेवल जो स्ट्रक्चर्स का है दैट इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसमें एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड को कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। और इसकी जो मेंटेनेंस है कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड हो जाती है, और उसकी फोल्डिंग में हेल्प करता है हाइड्रोजन बाउंडिंग। हाइड्रोजन बाउंडिंग इज़ अ बाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऐसे एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, उनके साथ उनकी अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन की। दैट बाउंड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बाउंडिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स को। अल्फा हेलिक्स जो है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दो रस्सियाँ आपस में एक दूसरे के गिर ट्विस्ट कर जाएं, एक दूसरे के गिर कॉइल कर जाएं। तो ये काफ़ी टाइटली पैक स्ट्रक्चर होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के गिर कॉइल कर जाती हैं, एक दूसरे के गिर रोटेट हो जाती हैं, और इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो मेंटेनेंस है, उसकी वजह होती है हाइड्रोजन बाउंडिंग। और ये जो हाइड्रोजन बाउंडिंग है ये ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो उसकी जो ऑक्सीजन होती है कार्बोनाइल कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को। तो कार्बोनाइल जो है वो उसकी ऑक्सीजन, और अमाइड यानी कि NH3 जो है वो उसकी हाइड्रोजन यानी NH2 बेसिकली, वो अमीनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान में ये बाउंड क्रिएट हो जाता है। और इसकी वजह से प्रोटीन में जो है वो
बल जैसे आप दो रस्सियों को एक दूसरे के गिर्द रोटेट करें तो वो बल पड़ जाते हैं, वो टर्न्स हो जाते हैं। हर टर्न के अंदर जो अमीनो एसिड की तादाद है वो 3 से 4 तक होती है, यानी 3.6 राउंड अबाउट का मतलब है, या 3 होती है एक टर्न में या 4 होते हैं अमीनो एसिड। इस तरह का हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो उसमें प्रोटीन्स सेगमेंट्स की फॉर्म में नज़र आती है, ऐसे जैसे इसके डिफरेंट पोर्शन है। डिफरेंट प्रोटीन्स अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, जिसमें मायोग्लोबिन है। इसके अलावा मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन की तरह ही होती है, ये मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ये हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा ट्रोपोनिन जो है वो ये हमारे जो मसल्स होते हैं जो हड्डियों के साथ लगे हुए हैं, इनके अंदर ये प्रोटीन है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, उनको रिलैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रोपोनिन सी इसका नाम है। तो ये डायग्राम जो शो कर रही है कि कैसे हाइड्रोजन बाउंडिंग मैंने आपको बेसिकली बताना था। दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड कार्बोनाइल, इसकी ऑक्सीजन, और ये जो अमाइन ग्रुप की हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बाउंडिंग। और इसकी वजह से ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होता है कि प्रोटीन की दो चेन्स या दो से ज़्यादा जो चेन्स होती हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बाउंडिंग के साथ लिंक होके फुली एक्सटेंड कर जाती हैं, फुली स्प्रेड हो जाती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में कि एक ये चेन है और एक ये चेन है, ये फुली स्ट्रेच हो गई हैं। और इनकी इसकी मेंटेनेंस भी हाइड्रोजन बाउंडिंग की वजह से है। सेम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है वो दिस स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन बाउंडिंग बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप एंड कार्बोनाइल की जो ऑक्सीजन है उनके बीच में होती है। तो बीटा प्लेटेड शीट्स दो तरह की कैटेगरीज में पाई जाती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल कहते हैं अगर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का एंड टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट है, सी टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसे आप कहते हैं पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि दोनों चेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक का अगर एन टर्मिनल है तो दूसरे का सी टर्मिनल उसके अपोजिट मौजूद है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो जो कैराटीन है, जो हमारे में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, जो कि हमारे बालों में मौजूद है, हमारे नेल्स में मौजूद है, एनिमल के हूफ में, खुर में, इसके अलावा क्लॉज में, हॉर्न्स में, सींग वगैरह में, ये कैराटीन जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है ये कॉमनली प्रेजेंट होती है। और ये बेसिकली बीटा प्लेटेड शीट है, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलल रन करती हैं, यानी उनके अगर एंड टर्मिनल एक चेन का एक तरफ मौजूद है तो दूसरी चेन का भी एंड टर्मिनल उसके सामने ही होगा, तो पैरेलल की एग्जांपल है। एंटी पैरेलल की एग्जांपल है सिल्क। सिल्क जो है वो जो रेशम होता है, जो कि सिल्क मॉथ से आता है, रेशम का कीड़ा जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि रेशम का कपड़ा बनता है। तो सिल्क बेसिकली धागों की फॉर्म में होता है। तो वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है, और वो बीटा प्लेटेड शीट की एग्जांपल है। जो एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक चेन का अगर एन टर्मिनल है एक साइड पर, तो उसके अपोजिट जो है वो दूसरी चेन का सी टर्मिनल होगा। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो टर्शियरी जो है वो थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो सेकेंडरी लेवल पे जो मौजूद होती है वो फर्दर फोल्ड हो जाती है, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही मॉडिफिकेशन होती है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड हो जाता है, और उसकी फोल्डिंग की वजह से एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे आप कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट तरह के लिंकेज होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बाउंडिंग है, इसके अलावा आयोनिक इंटरेक्शन है। आयोनिक इंटरेक्शन में के दो जो है वो अमीनो एसिड के जो आयन मौजूद होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जो है वो सॉल्ट लिंकेज भी इनको कहते हैं, इसको आयोनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक का मतलब है ऐसा अमीनो एसिड के आर ग्रुप जो कि लॉन्ग कार्बन चेन्स की फॉर्म में होते हैं, वो वाटर को हेट करते हैं, उन पे किसी किस्म के कोई आइंस नहीं होते, तो दो ऐसे हाइड्रोफोबिक एंड भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन।
डाइसल्फाइड बाउंड के अगर अमीनो एसिड के अंदर सल्फर मौजूद है और अगर दो अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब आते हैं तो दे मेक अ बाउंड, तो दैट बाउंड इज कॉल्ड द डाइसल्फाइड बाउंड। जब भी प्रोटीन में ऐसे अमीनो एसिड मौजूद हो जिनमें सल्फर हो तो प्रोटीन हमेशा वहाँ पर ट्विस्ट कर जाती है, कर्ल कर जाती है। जैसे बालों का कर्ल जो होना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइसल्फाइड बाउंड्स की वजह से होता है। तो टर्शी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पे जाएँ तो टर्शी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली उसमें डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स यानी प्रोटीन का वो बेसिक यूनिट होता है टर्शी स्ट्रक्चर का, जो कि अपने आप को सेल्फली जो है वो फोल्ड कर सकता है, इंडिपेंडेंटली तौर पर अपने आप को ना सिर्फ फोल्ड करता है, अपने आप को स्टेबल भी रखता है। तो ये इसका बेसिक यूनिट होता है, उसे डोमेन कहते हैं। तो एक प्रोटीन के अंदर एक से ज़्यादा डोमेन मौजूद हो सकती हैं और अगर किसी प्रोटीन के अंदर 200 अमीनो एसिड हो और एक ही चेन हो, पॉलीपेप्टाइड चेन हो, तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डोमेन मौजूद हो सकती हैं। डोमेन यानी उसके सेगमेंट हैं, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के वो सेगमेंट जो कि अपने आप को फुली तौर पर फोल्ड करें और अपने आप को मेंटेन रखें, दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन। तो डोमेन्स जो हैं वो यानी इसके जो टर्शी स्ट्रक्चर के जो सेगमेंट्स हैं जिन्हें डोमेन्स कहते हैं, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पहले वो इंडिपेंडेंट तौर पर फोल्ड होते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में ये एक डोमेन है, ये सेकंड डोमेन है, ये थर्ड डोमेन है। पहले ये इंडिविजुअली फोल्ड होती है, बाद में फिर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और ये काफ़ी जो है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है इनके अंदर। जैसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि दीज डोमेन्स आर यूजुअली कनेक्टेड विद द रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एरिया प्रोटीन। तो डोमेन का वो हिस्सा आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो थोड़ा सा मूवेबल होता है, वही कर सकता है। तो यहाँ पे है कि टर्शी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से बाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हीटिंग जो एक्टिविटी, तो वो अमीनो एसिड्स जिनके जो एंड्स हैं उन पे कार्बन चेन होती है, लॉन्ग कार्बन चेन होती है, आर ग्रुप होता है, वो यूजुअली हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को हेट करते हैं, अवॉइड करते हैं वाटर को, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिस वन इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जैसे पहले मैंने बताया कि अगर दो अमीनो एसिड ऐसे मौजूद हो जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें सिस्टीन है, तो सिस्टीन एंड सिस्टाइन, तो दे आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इनमें जब सल्फर इन अमीनो एसिड जब एक दूसरे के सामने आते हैं ड्यूरिंग फोल्डिंग के, तो दे मेक अ बाउंड दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कि हाइड्रोजन की अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो जैसे आपने किसी भी देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सॉरी उसमें कि आपने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वो बनी थी बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप। और ये जो है वो अमूमन इसमें ये भी है कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जब आर ग्रुप है वो अगर पोलर हो, मीन्स उस पर आयन मौजूद हो, तो वो दूसरे जो है वो आर ग्रुप जिन पे आयन मौजूद हो उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है, यानी आयोनिक बाउंडिंग टाइप से। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन का मतलब है ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि जिन पे आयंस मौजूद हों, जो वाटर को मतलब लव करते हैं, वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बाउंड बनाते हैं। दैट इंट्रैक्शन वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग केमिकल बाउंडिंग तो नहीं होती, पर इस तरह की बाउंडिंग को कहते हैं हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। आयनिक बाउंडिंग इसमें पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक अमीनो एसिड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके आर ग्रुप पे और दूसरे के नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेसिकली अट्रैक्शन से बनता है दो एटम्स के दरमियान में। आयनिक बॉन्ड में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन फुली दूसरे को दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये डायग्राम है टर्शी स्ट्रक्चर की, जिसमें डिफरेंट बाउंड जैसे हाइड्रोजन बाउंड, आयनिक बाउंड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, सबको इंडिकेट किया जा रहा है।
तो लास्ट लेवल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, दैट इज़ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, फोर्थ लेवल। तो इसमें प्रोटीन और ज़्यादा फोल्डेड हो जाती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है, और कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल हैं। वो प्रोटीन्स जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल हैं उन्हें आप मोनोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। वो प्रोटीन जिनमें के एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो उन्हें आप ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके जो सब यूनिट्स होते हैं, उसका जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड मोनोमर, जो कि अमीनो एसिड होता है। तो जो सब यूनिट है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। बेसिकली हर चेन जो है, अगर एक प्रोटीन एक चेन पर मुश्तमिल है तो उसका वो वही स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेट होगा। अगर एक प्रोटीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है तो हर चेन इंडिविजुअली तौर पर अलग अलग फोल्ड होगी, फिर तमाम जो उसके सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ को रिलेट कर जाएंगे, कोऑपरेटिवली तौर पर बाइंड कर जाते हैं। तो अगर जैसे कि एग्जांपल है कि अगर प्रोटीन दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं तो उसे आप डाइमर कहते हैं, अगर तीन पर मुश्तमिल है तो ट्राइमर कहते हैं। तो इस तरह सॉन होता है। टेट्रामर का मतलब है चार, ट्राइमर का मतलब है तीन। तो हर चेन जो है वो इंडिविजुअली तौर पर फोल्ड होगी, एंड देन तमाम चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके डिफरेंट जो है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, और इसमें जो क्वार्टरली स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एग्जांपल है वो हीमोग्लोबिन की है। जैसे इस पिक्चर में डायग्राम हीमोग्लोबिन की बनी हुई है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें चार चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, टू अल्फा चेन्स होती हैं, टू बीटा चेन होती है। हर चेन इंडिविजुअली तौर पर फोल्ड होती है, फिर चारों चेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पे हों वो मल्टीमेरिक प्रोटीन्स होती हैं, उनका एक यूनिट नहीं होता, एक से ज़्यादा यूनिट उनमें मौजूद है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन की टाइप्स के बारे में। तो प्रोटीन बेसिकली दो टाइप्स में आपको नज़र आती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। फाइब्रस जो कि थ्रेड की शक्ल में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, धागों की फॉर्म में होती हैं, और ग्लोबुलर जो है वो ये ओवल शेप होती हैं या स्फेरिकल होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के ये कैरेक्टर्स कुछ हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या हैं। कि दिस आर द प्रोटीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। ये हमेशा धागों की शक्ल इख्तियार करती हैं जिन्हें फाइब्रस फाइब्रस यानी थ्रेड लाइक से होते हैं। ये प्रोटीन हमेशा यूजुअली मेजॉरिटी जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होती हैं, इनमें सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट। और इन प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स है वो यूजुअली जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, जो उनकी जो एक अरेंजमेंट होती है वो यूजुअली बार बार रिपीट होती है। और ये प्रोटीन पानी के अंदर इंसॉल्युबल होती हैं, वाटर मीडिया के अंदर एक्वस का मतलब वाटर मीडिया उसमें इंसॉल्युबल होती हैं। ये रेजिस्ट करती हैं टू डाइजेशन, ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होती, ये ब्रेक नहीं होती। और ये अमूमन जब वो स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके सेलों के अंदर। एग्जांपल में है सेल, केराटिन, कोलेजन, फाइब्रिन ऑफ द ब्लड क्लॉट। तो सिल्क में पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिल्क जो है वो सिल्कवर्म बनाता है जिससे कि रेशम का कपड़ा बनता है। केराटिन हमारे बालों में है, हमारे नाखूनों में है। कोलेजन जो है वो हमारी स्किन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमारे बोन्स में, हमारे जो कार्टिलेज है यानी खुड़ी हड्डी, उसमें भी कोलेजन होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइब्रिन जो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारा खून जमता है तो उसके अंदर ये फाइब्रिन के थ्रेड्स होते हैं, और ये भी एक प्रोटीन है जो इसका बेसिक मकसद होता है कि हमारे खून को जमाना जब कहीं पे भी किसी जगह पे इंजरी हो। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं, ये स्फेरिकल या ओवल शेप में होती हैं। इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड हो जाती हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं वो यूजुअली मल्टीपल्स पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। इनमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो इर्रेगुलर सा होता है, कि ख़ास किस्म का सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं होता। इनमें ज़्यादातर जो है वो ये प्रोटीन अमूमन टर्शियरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को शो करती हैं।
और ये प्रोटीन जब भी वाटर मीडिया के अंदर आप इनको ऐड करें तो ये इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, इसमें हल हो जाती हैं, जैसे एक सॉल्ट सॉल्यूशन में भी हल हो जाएंगी। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एसिड हो या बेस हो, तेज़ाब हो या बेस हो, ये इसमें हल हो जाती हैं। और एनिमल सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोटीन फंक्शनल रोल अदा करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं डाइजेशन के, ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। और ये बहुत सेंसिटिव होती हैं चेंज इन फिज़िकल कंडीशन में, जैसे पीएच अगर तब्दील हो जाए, ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाए, टेम्परेचर जब ज़्यादा या कम हो जाए, तो ये प्रोटीन जो है वो डैमेज हो जाती हैं। एग्ज़ाम्पल में है एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। एंटीबॉडीज़ ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द प्रोटीन फंक्शन।